हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 10 नवंबर 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और सब बच्चों ने यार एक काम करना है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, करियर्स क्लाउड को। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद लॉग इन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन ये करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे, हम आपको देंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में 3 तरह के सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक होगा हमारा क्विज सेक्शन। और ये क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर रोज अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, वीकली में आपको हफ्ते वाइज करंट अफेयर मिलेंगे, उसमें भी डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। क्विज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर और हर हफ्ते अटेम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि यार मुझे कितना करंट अफेयर याद रहता है और कितना हमें और जरूरत है। और इसी तरह से आपको मिलेगा एक मंथली सेक्शन जिसमें आपको 4 तरह की पीडीएफ मिलेगी, डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर पूरे महीने का वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ। इसका मतलब 3 लाइन में, 4 लाइन में या 2 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा ताकि जल्दी जल्दी में आप करंट अफेयर को क्या कर सको, कवर कर सको अपने एग्जाम से पहले। लेकिन आपकी प्रेपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको दे रहे हैं 20 अलग अलग टॉपिक वाइज पीडीएफ। मतलब अगर एक टॉपिक को आप रिवाइज करना चाहते हो तो आप जो है वो इन टॉपिक वाइज पीडीएफ का यूज कर सकते हो और उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी आपको यहीं से मिल जाएंगी। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो हम बैंकिंग के लिए स्पेशल एक अलग से 3 सेक्शंस क्रिएट करते हैं, जिसमें डिटेल करंट अफेयर का एक सेक्शन होगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का और एक क्विज होगा, जिसमें आप अपने आप को जांचोगे कि मुझे कितना याद है बैंकिंग और इकोनॉमी का। लेकिन ये क्विज जो है वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो। और जितना भी पास्ट करंट अफेयर है जो जा चुका है 2021 का, वो एक ही पीडीएफ से कवर करने के लिए आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हो। और डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, इसमें हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और स्टेट करंट अफेयर की तैयारी करते हैं तो हम आपको हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी साथ में प्रोवाइड करेंगे। तो सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको कोई अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, करियर्स क्लाउड को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, लॉगिन कर लें ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। और दोनों का ही प्राइस बहुत कम है, लेकिन मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीना पेंडिंग है 2022 में। तो आपको जो है वो प्राइस अगर 2022 का परचेज करोगे तो ज्यादा होगा, तो अभी परचेज कर लोगे तो आपको वो उससे भी कम में मिलेगा और 2021 का भी साथ में मिल जाएगा। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल ही रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 10 नवंबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु बिकेम 72nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। कल ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किया 71st ग्रैंड मास्टर का, तो इसमें आंसर देना और भी आसान हो जाएगा क्योंकि 71st जो है वो कौन थे, संकल्प गुप्ता। कल ही हमने इस क्वेश्चन को किया है। और ऋत्विक राजा आपको पता है कि 70th थे ग्रैंड मास्टर। और हर्षित राजा जो है वो भी मैंने कल आपको बताया था 69th ग्रैंड मास्टर थे। तो आंसर सिर्फ एक बचा, कौन सा, मित्रभा गुहा। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से बिलोंग करते हैं। ये बने हैं इंडिया के 72nd ग्रैंड मास्टर। और इससे पहले इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर्स का टाइटल जीता था 2019 में। और इससे पहले जो है वो इन्होंने फिडे मास्टर टाइटल भी जीता था 2009 में। और आप कह सकते हो कि और भी बहुत से टाइटल जीते हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपको 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स का टूर्नामेंट जो है वो जीतने पड़ते हैं। जैसे इन्होंने दूसरा टूर्नामेंट पहले जीता, फिर तीसरा जो अभी सर्बिया में जीत लिया। और इनकी रेटिंग जो पॉइंट्स हैं वो 2500 पॉइंट्स जो है वो होने चाहिए, वो भी इन्होंने दोनों कंडीशंस को पूरा किया और ग्रैंड मास्टर बन गए। क्या आपको पता है कि पूरे इंडिया का पहला ग्रैंड मास्टर कौन था? पहले ग्रैंड मास्टर थे हमारे चेस के, आप कह सकते हो महारथी, वो हैं विश्वनाथन आनंद। 1988 में वो ऐसे पहले इंडियन बने थे जो ग्रैंड मास्टर बने थे। ये भी आप याद रख सकते हो, एक स्टैटिक क्वेश्चन आपके पास आ गया। तो कलकत्ता से आप देख सकते हो मित्रबा गुहा जो कि 72nd ग्रैंड मास्टर जो बन चुके हैं। 71st वाला क्वेश्चन भी हमने कल ही कवर किया है, संकल्प गुप्ता। ये भी आप याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में जो है वो कौन सी सिटी को शामिल किया गया है? क्योंकि 2021 की जो लिस्ट आई है उसमें 49 शहरों को जो है वो शामिल किया गया है। 49 शहर पूरे वर्ल्ड के अंदर शामिल किए गए हैं, जिसमें एक शहर जो है वो इंडिया का भी है।
और वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, मतलब आंसर क्या होगा, श्रीनगर होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है यूनेस्को का, जो कि क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के नाम से स्टार्ट किया गया था। कौन से ईयर में, 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका मेन जो मकसद है वो यही है कि 2030 तक जो है वो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पे काम कर सकें, मतलब उन शहरों को चुन सकें जो अपने शहरों को बचाने के लिए, या उसमें कुछ क्रिएटिव काम होते हैं, कल्चरल बेस पे लोगों को अलग अलग इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाता है, और अलग अलग डेवलपमेंटल प्लान्स जो है वो बनाए जाते हैं अपने शहर के लोगों की क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। तो आज की डेट तक टोटल 295 शहर जो हैं वो इसमें चुने जा चुके हैं। 90 कंट्रीज में वो 295 मतलब 295 शहर चुने जा चुके हैं, और 7 अलग अलग कैटेगरीज में ये शहर चुने जा चुके हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि क्राफ्ट एंड फोक एक कैटेगरी है, मतलब क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, मतलब हाथ से जो हमारे हथकर हैं, जो हाथ से बुनते हैं, हाथ से बनाते हैं चीज़ों को, वो हो गए। मीडिया आर्ट्स हो गया, ठीक है, मीडिया आर्ट्स हो गया, फिल्म हो गया, डिज़ाइन हो गया, गैस्ट्रोनॉमी हो गया, लिटरेचर हो गया, म्यूजिक हो गया। तो ये अलग अलग कैटेगरी में से ये शहर चुने जाते हैं। तो श्रीनगर दोस्तों कौन सा शहर है ऐसा, श्रीनगर ऐसा छठा शहर है जो इंडिया में से चुना जा चुका है, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले 2 शहर चुने गए थे। आप देखो यहाँ पे 6th इंडियन सिटी है जिसको चुना गया है। ये आप कह सकते हो महारत हासिल हुआ है कि वो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर शामिल हुआ। और कौन सी कैटेगरी से आया, ये क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी से इनको चुना गया है। इससे पहले इंडिया से 5 शहर चुने जा चुके हैं, जैसे कि जयपुर और वाराणसी इकट्ठे चुने गए थे। कौन से ईयर में, 2015 में जो है वो दोनों को चुना गया था। लेकिन जयपुर जो है वो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स में से चुना गया था, वाराणसी जो है वो म्यूजिक के लिए चुना गया था, और वाराणसी घराना बहुत फेमस है। ऐसे ही चेन्नई कार्नेटिक म्यूजिक के लिए चुना गया था, तो आप कह सकते हो म्यूजिक। ये बात कर रहा हूं मैं 2017 की। फिर 2019 की बात करूंगा तो 2 शहर चुने गए थे, एक मुंबई चुना गया था, मुंबई आपको पता है फिल्म सिटी के बेसिस पे चुना गया था, और हैदराबाद जो है वो 2019 में चुना गया था। तो ये आप याद रखोगे अलग अलग कैटेगरी में, लेकिन क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी में जो है वो श्रीनगर को चुना गया है। इससे पहले जयपुर जो है वो इस कैटेगरी के अंदर चुना गया था। और इसकी जो हमारे पास ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, इसमें आबू धाबी इस बार चुना गया है, दोहा चुना गया है, बुरसा चुना गया, और भी मैं बता चुका हूँ कि 49 ऐसे शहर हैं जो चुने गए हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि इंडिया के 5 और कौन है, और ये छठा है जो चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। और रिसेंटली ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको हम रमप्पा टेम्पल कहते हैं तेलंगाना का, वो भी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर चुना गया है। इंडिया की 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है वो। और आप कह सकते हो कि पहली हेरिटेज साइट है जो तेलंगाना से चुनी गई है, क्योंकि 2014 में ही तेलंगाना बना है, तो उसके बाद से जो है वो तेलंगाना की एग्जिस्टेंस हुई। और उसका पहला जो यूनेस्को हेरिटेज साइट बना वो कौन सा बना, ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल। याद रखेंगे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है वेरी इंपॉर्टेंट में, श्रमिक मित्र स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। जो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए श्रमिक मित्र स्कीम स्टार्ट की गई। आप अंडरलाइन देख सकते हो, ये कीवर्ड हैं जो अंडरलाइन किए गए हैं, और ये किसने स्टार्ट किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। होगा क्या इसमें, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कि लिटरेट नहीं होते ज़्यादातर, जिनको नहीं पता कि सरकार कौन सी स्कीम जो है वो चला रही है और उनको क्या क्या फायदे वो स्कीम दे सकती है, तो वो फायदे, वो स्कीम के बारे में जागरूक जो हैं ये श्रमिक मित्र जो है वो इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो कुछ श्रमिक मित्र अपॉइंट करेगी, 800 श्रमिक मित्र अपॉइंट किए जाएंगे। वो श्रमिक मित्रों का यही काम होगा कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बताएं कि क्या स्कीम्स आपको क्या फायदे दे सकती हैं। इसका मतलब इससे पहले इन 800 श्रमिक मित्रों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, तो बिल्कुल दी जाएगी, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन जो है वो हो चुका है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने श्रमिक मित्र स्कीम को लॉन्च किया है ताकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को फायदा मिल सके, उनका जो जीवन स्तर है वो उसको ऊपर उठा सकें, और सरकार की स्कीम जो है वो उन तक पहुंचा सकें। और 700 से 800 श्रमिक मित्र जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और वो डिस्ट्रिक्ट विधानसभा के अपने एरिया में वार्ड लेवल कोऑर्डिनेटर्स के साथ मिलकर जो है वो इसको चलाएंगे। और कोई भी, इनका मेन लक्ष्य यही होगा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको सरकार की तरफ से जो फायदा मिल रहा है वो ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दिल्ली गवर्नमेंट वैसे भी आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बहुत कुछ कर रही है। जो दिल्ली कंस्ट्रक्शन बोर्ड के साथ जो है वो रजिस्टर्ड हैं, जैसे 3 से लेके 5 लाख रुपए तक का हाउसिंग कंस्ट्रक्शन उनको दे रही है ताकि वो अपना घर बना सकें। 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सरकार की तरफ से दिया जा रहा है।
3,000 रुपये का पर महीना जो है वो उनको ओल्ड एज पेंशन भी जो है वो सरकार दे रही है, और भी बहुत से इनिशिएटिव दिल्ली गवर्नमेंट ने स्पेशली लॉकडाउन के दौरान जो है वो उन्होंने स्टार्ट किए थे। तो इस चीज को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा डिस्प्यूटेड रीजन जो है वो कर्नाटका ने नाम रख दिया उसका कित्तूर कर्नाटका या किट्टूर कर्नाटका। तो याद रखना है दोस्तों, ये रीजन है मुंबई कर्नाटका का एक ऐसा एरिया जो कि बॉर्डर एरिया है। उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट्स उसके अंदर आते हैं, जिसको नाम दे दिया गया कित्तूर कर्नाटका। क्योंकि अगर आप देखोगे, एक हमारे पास 3 प्रेसिडेंसीज होती थी, एक बॉम्बे, एक मद्रास, एक बंगाल, कलकत्ता मतलब। तो 3 प्रेसिडेंसीज में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी, पहले ये 7 की 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसके अंडर आती थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर आती थी। लेकिन आप कह सकते हो जैसे ही कर्नाटका बना तो उसमें से कुछ पार्ट जो है वो किसके पास चला गया? कर्नाटका के पास चला गया। तो आप देख सकते हो ये वो एरिया है दोस्तों, 7 डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया, जो कि डिस्प्यूटेड रीजन के तौर पे जाना जाता है, और उसको कह दिया कित्तूर कर्नाटका का एरिया। और ये फैसला किसने लिया है? कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, आप कह सकते हो बसवराज बोम्मई जी। उन्होंने ये फैसला किया, उनकी कैबिनेट ने ये फैसला किया कि इस एरिया को नाम देंगे कित्तूर कर्नाटका। तो ये अनाउंसमेंट हुई है 1 नवंबर को, जब इनका स्टेट जो दिवस राज्योत्सव मनाया जाता है, क्योंकि ये बना 1 नवंबर को। और ये पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर आता था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब वो कर्नाटका स्टेट के अंडर आ गया, जब 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो क्या किया गया? पास किया गया। और पहली स्टेट आपको पता ही है कौन सी बनी थी जो अलग होकर बनी थी? वो आंध्र प्रदेश था दोस्तों, जो बनाया गया था इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। और कित्तूर वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? ये एक ऐसा एरिया था जो कि बेलागावी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, नॉर्थ कर्नाटका के अंदर, जो कि रानी चेन्नम्मा जो है वो रूल करती थी। तो वहां से ये वर्ड कित्तूर आया है। और रानी चेन्नम्मा ने जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ी हैं, 40 साल तक लड़ी हैं। आप कह सकते हो रानी लक्ष्मीबाई बाद में लड़ी, इससे पहले रानी चेन्नम्मा का टाइम पीरियड आया था, और इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई 1857 के रिवोल्ट में आपको पता है कि वो शामिल हुई थी, और उन्होंने भी जो बहुत बहादुरी से आगे लड़ी। और रिसेंटली 2019 में भी एक ऐसा ही एरिया था दोस्तों, यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे एक ऐसा एरिया था इस एरिया में। तो ये एरिया ऐसा था जो कि हैदराबाद और कर्नाटका के बीच में डिस्प्यूटेड था। तो इनको भी इन्होंने नाम दिया था, हैदराबाद और कर्नाटका का जो डिस्प्यूटेड एरिया था, इन्होंने नाम दिया था कल्याण कर्नाटका। क्या नाम दिया था? कल्याण कर्नाटका। तो ये भी आप याद रख सकते हो, कल्याण कर्नाटका जो हैदराबाद कर्नाटका के एरिया को कहा जाता है। और कर्नाटका के बारे में आप याद रख सकते हो, चीफ मिनिस्टर तो मैं बता चुका हूं, यहाँ पे हैं बसवराज बोम्मई जी, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, और बहुत सी चीज़ें फेमस हैं। यहाँ पे आपको बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको बांदीपुर मिल जाएगा, यहीं पे आपको दांदेली मिल जाएगा, दांदेली, यहीं पे आपको नगरहोल नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको काली टाइगर रिजर्व भी मिलेगा, काली टाइगर रिजर्व, कुद्रेमुख नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा यहीं पे। दांदेली हो गया, काली टाइगर रिजर्व, कुद्रे, नगरहोल, बांदीपुर, बनेरघट्टा, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपने याद रखना है, यहाँ पे आपको चिकमंगलुरु आयरन और रिजर्व भी मिलेगा, बहुत फेमस आयरन और माइन है यहाँ पे चिकमंगलुरु। ऐसे एक तुमाकुरु आयरन और माइन है, वो भी बहुत फेमस है। बहुत फेमस माइंस जो है वो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन से क्रिकेटर को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर? एक आप कह सकते हो 24x7 गेम है, एक गेम प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं माई 11 सर्कल, माई 11 सर्कल। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया रिसेंटली, क्योंकि अदरवाइज तो इसके बहुत से ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन रिसेंटली जो अपॉइंट किए गए वो मोहम्मद सिराज किए गए हैं। याद रखना है, आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। और मोहम्मद सिराज जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा तो है ही है, साथ में रॉयल चैलेंज बेंगलोर की तरफ से आईपीएल में खेलते भी रहे हैं। और माई 11 सर्कल जो है एक फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप जो है वो अपनी टीम चुनोगे, फिर जो है वो उसमें आप कुछ पैसे अगर लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, फिर जो है वो उस टीम कितना परफॉर्म करती है उसके बेसिस पे आपको कुछ रिटर्न मिलता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर जैसे सौरव गांगुली ने सबसे पहले प्रमोट करना स्टार्ट किया था, अजिंक्य रहाणे हैं, वीवीएस लक्ष्मण एंड सो मेनी प्लेयर्स आर देयर जो इसके ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं। और माई 11 सर्कल ने रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है गेम के दीवाने, ये भी आप याद रख सकते हो, गेम के दीवाने। और यहाँ पे आप एक नाम और देख रहे हो ऋषभ पंत का दोस्तों, ये भी आपने याद रखना है। रिसेंटली ऋषभ पंत को एक साइकिल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बाइसाइकिल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जिसका नाम है हरकुलिस। याद रखोगे, हरकुलिस जो कि एक बाइसाइकिल ब्रांड है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि ये साइकिलिंग कल्चर को प्रमोट कर सके, खास करके जो अर्बन एरियाज है वहां पे, ताकि पोल्यूशन भी जो है वो क्या हो सके, कम हो सके। ये दोनों अपने ब्रांड एम्बेसडर्स याद रखने। आज हम 4 से 5 ब्रांड एम्बेसडर्स करेंगे जो आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बुक लिखी गई है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया, ऑथर्ड बाय होम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रख सकते हो आराम से।
नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया। और ये बुक किसने लिखी है? ये एक बंदे ने दोस्तों, दो ने लिखी है। एक तो आदिल हुसैन है जिन्होंने इस बुक को लिखा है, एक हमारे पास त्रिपुर दमन सिंह हैं, त्रिपुर दमन सिंह। इसका मतलब आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी होगा। इसमें बताया गया स्पेशली कि जवाहरलाल नेहरू के आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट्स कौन कौन से पर्सन कौन कौन सी कंट्री के साथ रहे हैं, या पॉलिटिकल अलायंसेस जो है वो किसके साथ बनाई हैं और किसके साथ क्यों नहीं बनाई हैं, और फ्यूचर को लेके वो क्या सोचते थे और किस तरह से अपने पॉलिटिकल विजन्स को उन्होंने आगे बढ़ाया है। लाइक वो क्या चाहते थे कि इंडिया कैसा बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो इसमें बेसिकली बताया है कि उनके आसपास के जो लोग थे और उनके बीच में जो आइडियोलॉजी थी वो किस तरह से मैच करती थी या किस तरह से डिफरेंस थे उनके। खास करके 4 लोगों के साथ उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है वो कभी सामने आए हैं हमारे पास, जैसे कि मोहम्मद इकबाल आप कह सकते हो, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी जो बाद में पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, और मोहम्मद अली जिन्ना हैं ही उसमें जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनके साथ रहे हैं। सरदार पटेल के साथ देखे गए कुछ डिफरेंसेस उनके, जो कि पहले होम मिनिस्टर और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ उनके डिफरेंसेस रहे, क्योंकि हिंदू संघ में थे वो, बाद में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक संस्थापक के तौर पर भी जाने जाते हैं वो। तो मतलब ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर लिखी हुई हैं। और जवाहरलाल नेहरू आपको पता ही है कि इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, 17 साल, लगभग 18 साल, 17 साल और 286 डेज तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं देश के। और जवाहरलाल नेहरू की बुक्स एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, जैसे कि आपको याद होगा एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये तो मतलब बहुत से एग्जाम में आपको मतलब याद भी हो चुकी होगी। एक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी जो है वो इनकी लिखी हुई है। द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये भी बुक जो है वो इनकी लिखी हुई है। तो ये तीनों की तीनों बुक्स जो है वो जवाहरलाल नेहरू की आप याद रखोगे। और नेहरू मतलब हम एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते, जितना पढ़ेंगे नेहरू जी के बारे में उतना ही कम है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं इनके बारे में जो हम नहीं जानते या बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगता जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपने ज़रूर याद रखनी है, अदरवाइज हम जैसे भी कोई और चीज़ आएगी वो भी आपके सामने आ जाएगी। ऐसी एक पर्सन यहाँ पे देख रहे हो आप, नाम लिखा हुआ बी ऑप्शन के अंदर, अवतार सिंह बसीन। इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी थी नेहरू जी के ऊपर ही, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो, नेहरू तिब्बत एंड चाइना, नेहरू तिब्बत एंड चाइना, मतलब चाइना और नेहरू जी के टाइम पीरियड पे क्या रिलेशन रहे दोनों कंट्रीज के अंदर चाइना के बीच में, उसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमवे इंडिया। तो देखो फिर से एक ब्रांड एम्बेसडर आ गया, एक और करना है अभी हमने, 2 और करने हैं बेसिकली। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमवे इंडिया जो है वो किसको चुना गया? एमवे जो कि एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि हेल्थ ब्रांड है, और उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए इंडिया के मेगा स्टार। जब मैं मेगा स्टार की बात करता हूं तो मैं सिर्फ एक ही नाम लूंगा, अमिताभ बच्चन जी। तो बी आंसर जो है वो इसका, जो कि एमवे, और एमवे का एक जो सब ब्रांड है जिसको वो प्रमोट करते हैं, न्यूट्रीलाइट, तो उनके प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, ताकि जो वुमेन और यूथ एम्पावरमेंट है वो साथ में हो सके, और किस तरह से एमवे इंडिया के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेनिफिशियल हैं उसके बारे में लोगों को बताएंगे। तो अमिताभ बच्चन रोप्ड इन एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमवे इंडिया एंड न्यूट्रीलाइट। लेकिन साथ ही साथ याद रखना है, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया है। ये भी आपने याद रखना है, खास करके पंजाब के स्टूडेंट और दिल्ली के स्टूडेंट याद रखेंगे इसको। और क्योंकि जो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनका लक्ष्य है कि 2022 में जो स्वच्छ भारत सर्वे होगा या स्वच्छ सर्वेक्षण होगा उसमें उनका स्थान जो है वो ऊपर आना चाहिए। तो इसलिए पहले ही जो है वो उसको क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है। खास करके जो प्लास्टिक मैनेजमेंट है उसके ऊपर फोकस करना है, और जो लाइक आप कह सकते हो कि प्लास्टिक जो बैग्स हैं उनके ऊपर हमने बैन लगाना है, उसके ऊपर फोकस जो है वो किया जाएगा। ये याद रखना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच बैंक हैज अनाउंस्ड ए रिनाउंड सिंगर एक्टर जुबीन गर्ग। देखो फिर से एक ब्रांड एम्बेसडर आ चुका है, जुबीन गर्ग। उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कौन से बैंक का और कौन सी स्टेट में? देखो एक बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है, और बैंकिंग के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं जो बैंक का एग्जाम देंगे। एक तो सिंगर हैं, एक्टर हैं, इवन कंपोजर भी हैं, जुबीन गर्ग असम के लोग तो जानते होंगे, फेमस हैं असम के अंदर। और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया एक बैंक के, लेकिन सिर्फ कौन से एरिया में? असम के लिए, क्योंकि वो असम में ज़्यादा फेमस है। और आंसर क्या है इसका? बंधन बैंक। और इसकी एक और खास बात है कि ये बंधन बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं जो ऐसा प्रमोट करेंगे। तो याद रखना है, आंसर होगा बंधन बैंक। और बंधन बैंक के लिए ये पहली बार हुआ है कि जब से बंधन बैंक बना है 2015 में एज ए बैंक, तब से लेके ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने एज ए ब्रांड एम्बेसडर किसी को अपॉइंट किया है, और वो हैं जुबीन गर्ग। और वो अपने म्यूजिक के थ्रू, अपने सॉन्ग के थ्रू जो है वो असम में बैंकिंग स्ट्रक्चर को, खास करके बंधन बैंक को जो है वो क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, मतलब उनको प्रमोट करेंगे। और उन्होंने एक म्यूजिक और सॉन्ग वीडियो रिलीज भी किया जिसमें लिखा है असम इज इन माइंड, असम मेरे दिमाग में है। और साथ ही साथ उन्होंने किया है कि वो मेरी आत्मा है।
और किस तरह से जो म्यूजिक है वो इस आत्मा और इस दिमाग को आपस में जोड़ता है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। और बंधन बैंक के बारे में याद रखेंगे, बंधन बैंक को स्थापना 2015 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कलकत्ता के अंदर है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो चंद्रशेखर घोष पूरा नाम है इनका। और असम के बारे में याद रख सकते हो, कैपिटल तो सबको पता है दिसपुर है, और चीफ मिनिस्टर जो है वो हिमंत बिस्वा शर्मा है, और गवर्नर जो है वो जगदीश मुखी हैं, जिनके पास एडिशनल चार्ज है कौन सी स्टेट का, नागालैंड का। और असम में आपको मिल जाएगा दहिंग पटकाई नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, और रांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, यहीं पे रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना, डिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहीं पे आपको मानस बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो 4 और 3 7 नेशनल पार्क जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपको पूरे इंडिया की पहली पेट्रोलियम रिजर्व भी मिलेगा, जिसको हम कहते हैं डिगबोई रिजर्व। 1901 में यहीं पे मिला था सबसे पहला पेट्रोलियम रिजर्व, असम के अंदर डिगबोई रिजर्व, ये भी आप याद रख सकते हो। और रिसेंटली डिक्लेयर किया हुआ नेशनल पार्क दहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कि 7th नेशनल पार्क बना है असम का। तो यहाँ पे आप जुबीन गर्ग का फोटो देख सकते हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, असम के स्टूडेंट जरूर जानते होंगे, बंधन बैंक ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट आते हैं स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। मतलब इसको कब स्टार्ट किया गया था ये आपने मुझे बताना है, क्योंकि आजकल न्यूज़ में है 17 साइंटिस्ट को जो है वो ये फेलोशिप प्रदान की गई है 2020-21 के लिए, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आपने बताना है कि कौन से ईयर में इसको स्टार्ट किया गया था। 1997 में जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था दोस्तों। ये इंडिया में साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आगे बढ़ सकें, साइंटिफिक कल्चर जो है वो इंक्रीज हो सके, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है वो इसको स्टार्ट किया था। और इसमें एक बात ध्यान में रखनी है आपनी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इसको स्टार्ट करता है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो इसके साथ है। तो अपने याद रखना है 17 साइंटिस्ट को जो है वो ये अवार्ड मिला है। नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना है कि ये स्कीम किसके लिए होती है कि जो यंग साइंटिस्ट होते हैं हमारे पास, जो मतलब आप कह सकते हो कि साइंस की टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, तो उनको कुछ असिस्टेंस चाहिए होती है, कोई फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होती है, सरकार फेलोशिप के थ्रू उनको प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने बेसिक रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते रहें। और ये फेलोशिप 5 साल से ज़्यादा नहीं मिल सकती, ये याद रखना है। 5 साल के लिए फेलोशिप या 5 साल से कम मिलेगी, 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। और फेलोशिप रिकॉग्नाइज करती है उन यंग साइंटिस्ट को जो कि एक अपनी छाप छोड़ते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर। और 1997 में इसको स्टार्ट किया गया था क्योंकि 50th एनिवर्सरी थी, हमारी गोल्डन जुबली थी, इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 97 में 50 साल पूरे हुए थे, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था स्वर्ण जयंती। स्वर्ण मतलब गोल्डन जुबली हम जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी स्टेट ने वर्ल्ड बैंक के साथ एमओयू साइन किया ताकि रिवर ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट किया जा सके। और एक हिंट देता हूं आपको कि वहां पे एक बहुत ही मेजर रिवर है हमारे पास, ब्रह्मपुत्रा, तो ये याद रख सकते हो। तो ब्रह्मपुत्रा 2 ही स्टेट्स में है इंडिया में, एक तो अरुणाचल प्रदेश में है, एक असम में है। तो अरुणाचल तो आपको ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो आंसर क्या होगा, असम होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो जो रिवर्स हैं स्टेट में, उसमें रिवर ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव किया जा सके, तो जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी, तो उन्होंने जो है वो ये साइन अप किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, ताकि 770 करोड़ रुपीस का लोन जो है वो स्टेट को मिल सके, ताकि वो रिवर ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव कर सके। और एक खास बात इसमें मैं आपको बताता हूं, अदरवाइज आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कि 770 करोड़ जब इनके पास आ जाएगा, जब वापस करेंगे, तो उसमें 80% जो लोन है वो कौन वापस करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 20% लोन जो है वो कौन वापस करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो मतलब आप कह सकते हो कि फायदा ही फायदा है इसमें, 20% लोन ही वापस करना है, बाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है, तो चाहे ज़्यादा भी ले लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो इसमें 4 वेसल्स को भी लॉन्च किया गया है, मतलब 4 ऐसे आप कह सकते हो शिप्स को लॉन्च किया है, जिसके थ्रू जो है वो आप कह सकते हो कि पैसेंजर्स को, व्हीकल्स को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रिवर की सहायता से हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि रिवर के थ्रू अगर हम ऐसा करते हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट इफेक्टिव होगा और स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। तो वर्ल्ड बैंक ने 770 करोड़ रुपए जो वो सैंक्शन कर दिए। असम के बारे में हम सारी चीज़ें बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने फर्स्ट एवर मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है यंग इनोवेटर्स के लिए, और उस प्रोग्राम का नाम क्या है, डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम यंग इनोवेटर्स के लिए, ताकि जो एक डिस्ट्रिक्ट होगी उसमें कई कॉलेजेस को स्टार कॉलेज डिक्लेयर किया जाएगा, और स्टार कॉलेज जब डिक्लेयर किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट करेगी और नए नए इनोवेटर्स की खोज करेगी, ताकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही
जो एजुकेशन दी जाएगी उसमें जो है साइंस को जो है वो क्या किया जाए, एक मजबूत हिस्सा जो है वो बनाया जाए, खास करके हमारे इंडिया के अंदर। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को ये कहेगा कि जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है उसमें साइंस एजुकेशन को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके और नए इनोवेटर खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकें। तो ये है डीबीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम, लेकिन ये आज का नहीं है, ये 2008 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। डीबीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम। और इसके तहत क्या होता है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कॉलेज को कम से कम जो है वो स्टार कॉलेज डिक्लेयर करेंगे। वो जो है वो फिर आप कह सकते हो अलग अलग सेमिनार्स, अलग अलग आप कह सकते हो कि मीटिंग्स करके या कॉलेजेस के साथ टाई अप करके रूरल एरियाज में खास करके वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो साइंस एजुकेशन को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। यही है डीबीटी स्टार मेंटरशिप प्रोग्राम। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक छोटा बहुत ही सस्ता एप्सिलन रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है 9 सैटेलाइट्स के साथ। तो इसमें कीवर्ड तो आपके पास यही है, एप्सिलन रॉकेट। और ये किसने लॉन्च किया, जापान ने। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, जिसको हम कहते हैं जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, तो इन्होंने एक लो कॉस्ट बहुत ही छोटा एप्सिलन रॉकेट जो है वो 9 सैटेलाइट्स के साथ जो है वो लॉन्च किया है। और 9 सैटेलाइट जो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन इन 9 में एक सैटेलाइट जो है वो जापान की 10 नेशनल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर तैयार किया है। तो जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस वर्ड को याद कर लें, आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा कभी भी। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। हम कर चुके हैं डीबीटी स्टार कॉलेज प्रोग्राम। नेशनल लीग सर्विस डे जो 2021 9 नवंबर को बनाया गया, जो कि इंडिया में लीगल एड प्रोग्राम जो है उसको बढ़ाता है। और इसके लिए एक बॉडी की स्थापना की गई थी जिसको हम कहते हैं नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसका दोस्तों 1987 में एक एक्ट पास किया गया था जो कि है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। लेकिन इसकी शुरुआत जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की शुरुआत 1995 में की गई थी और ये 9 नवंबर को की गई थी, इसलिए ये दिन जो है वो कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को मनाया जाता है। और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, जस्टिस उदय उमेश ललित, उदय उमेश ललित। और इसके पैटर्न इन चीफ कौन है, नालसा के हमेशा पैटर्न इन चीफ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, आजकल कौन है, एनवी रमाना जी। नेक्स्ट, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं डेट सिक्योरिटीज के अंदर, जो कि कहां पे होती हैं, जो कि इशू कौन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करता है, चाहे वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करता है। क्योंकि जो हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, इसमें आप कह सकते हो हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन, ये वाले एसेट्स आ जाते हैं। और जो रियल एस्टेट है वो नाम से पता लग जाता है, कमर्शियल रियल एस्टेट है वो इसके अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो भी इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। बिल्कुल एक सिंपल लाइन है, इसको याद रख सकते हो। आरबीआई ने कुछ डायरेक्शंस इशू की हैं, बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कुछ, कि 5,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते आप। तो ये बैंक कहाँ का है, ये मुंबई का बैंक है, तो याद रखना है महाराष्ट्र का है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि शिपिंग एमिशन जो है वो कम होना चाहिए, कार्बन एमिशन जो है वो 1/3 हो जाना चाहिए 2030 तक और जीरो एमिशन हो जाना चाहिए 2050 तक। तो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने खास करके कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन के ऊपर कहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकना होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसके कारण शिपिंग इंडस्ट्री को भी इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल शिपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्लोबल इकोनॉमी का, क्योंकि 90% ट्रेड जो कंट्रीज हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही करती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, कार्बन एमिशन को कम करें, 2030 तक 33% कम कर लें और 2050 तक जीरो एमिशन जो है वो कर दें। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर याद रखेंगे, लंदन के अंदर है। नेक्स्ट है इंडियाज न्यू ग्रीन डील कैन क्रिएट ओवर 50 मिलियन जॉब्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम व्हाइट पेपर जो है उसकी एक रिपोर्ट है। तो व्हाइट पेपर का नाम था मिशन 2070, मिशन 2070 की जो हम न्यू एनर्जी के ऊपर इनिशिएटिव कर रहे हैं, जिसमें इंडिया जो है वो $1 ट्रिलियन जो है वो ऐड करेगा अपनी जीडीपी के अंदर 2030 तक। तो वो बहुत बड़ा योगदान होगा, जिसमें वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे। और 2070 तक 2070 तक जो है वो $15 ट्रिलियन इंडिया ऐड करेगा, जिसमें 50 मिलियन नई जॉब्स जो है वो क्रिएट कर सकता है इंडिया। तो ये फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन की गई है और ये इंडिया ग्रीन डील के बारे में बताया गया कि किस तरह से इंडिया जो है नेट जीरो एमिशन के ऊपर आ सकता है।
और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, जिनेवा के अंदर है। नेक्स्ट आते हैं 9 नवंबर 2021 का क्वेश्चन क्या था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन था ज़ैम्बेज़ी रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। एक तो ये बताना था सही है या गलत है, एक बताना था क्रीबा डैम जो है वो जिम्बाब्वे में लोकेटेड है, ये बताना था सही है या गलत है। तो एक छोटी सी पिक्चर देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी। तो आप देख सकते हो ये अफ्रीका का एक हल्का सा मैप आप ईस्ट साइड पे देख रहे हो। तो ये ज़ाम्बिया कंट्री आप देख रहे हो, ये जिम्बाब्वे देख रहे हो। तो अगर आप जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में देखोगे, ये बिल्कुल जाम्बेजी रिवर बीच में से गुजर रही है। तो आप देखोगे ये दोनों कंट्रीज के बीच में एक बाउंड्री है। तो बिल्कुल पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है सही, जाम्बेजी रिवर बाउंड्री बनाती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। और एक करीबा डैम भी आप यहाँ पे देख रहे हो। करीबा डैम दोस्तों वैसे तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है, लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कहाँ पे लाई करता है, जिम्बाब्वे के अंदर, इसलिए दूसरी स्टेटमेंट को भी हम सही मानेंगे। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका सी होगा, बोथ जो है मतलब दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया फ्रॉम एशिया। तो ये आपने बताना है कौन सी स्टेट है, कौन सा ऐसी बॉडी है। जैसे आप देख लो, ये मान लो दो वाटर बॉडीज हैं, ये मान लो दो लैंड है, और यहाँ पे दो वाटर बॉडीज हैं, तो इसके बीच में क्या बनेगी, एक स्टेट बनेगी। मतलब एक स्टेट का मतलब होता है जहाँ पे दो वाटर बॉडीज मिल रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, साथ में दो लैंड भी जो है वो क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्टेट कह देते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, जो नॉर्थ अमेरिका और एशिया को जो स्टेट डिवाइड कर रही है, जो जल संधि डिवाइड कर रही है, वो आपने मुझे बताना है। मैं वेट कर रहा हूँ आपका आंसर का, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल बटन को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, लेकिन एक नोटिफिकेशन है आपके लिए, वो आप जरूर सुन लोगे। पुराने स्टूडेंट्स ने सुन ली होगी, लेकिन नए स्टूडेंट जो आज ही ज्वाइन कर रहे हैं वो जरूर सुन ले उसको, वो आपको फायदा देगी। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड टुडे आई एम हियर टू लॉन्च आवर न्यू इनिशिएटिव, that is interactive infographics. Through our recent general awareness section analysis, we have identified that news related to mega events is finding more weightage in the competitive exams. And in order to cover news related to mega events such as Olympics, national awards, cabinet appointments, all of which contain heavy information, we have chosen a different way to convey, that is interactive infographics. You can see like this PDF, only one PDF will cover entire Olympics, and this is a single interactive PDF. You can see here, this is a single interactive PDF, but it contains total 15 pages. You can see this is written here, 15 pages lead to exclusive content. What you have to do, if you click on a particular image, then it will show you all the detail about it. Like if you want to see about medals, then you have to click on medals. You can see page 2 is written here, then you can know all the things about the medals. Even you can also recall all the famous medal winners in the past. And you can click on this Tokyo Olympics. You can see this is the page number 1. Page number 1 is written on the right top, and all the information, very important information related to the 2022 Tokyo Olympics, you can get from this PDF, even this particular page 1. If you want to know about different players, then you have to click on the players, like you have to click on the Bajrang Punia. Then all the information related to Bajrang Punia you can get from this page number 3. Then if you want to know about Neeraj Chopra, then you have to click on the Neeraj Chopra. Then you can see here page number 4 is there, and you will get all the information about Neeraj Chopra. So all the things related to particular image you will get by clicking on that image. So you can get all the information from single PDF. That's why we named it as interactive infographics. You want to see Tokyo records, then you have to click on this Tokyo records. You can see this is the page number 14, and this PDF contains total 14 to 15 pages. 15 is basically the last page, so total information is given in the 14 to 15 pages. And this format of presentation will help you to remember all the valuable information in an easy manner by connecting information to the related images. So we have launched 2 versions of this interactive infographics PDF. One is version 1 and second is version 2. Version 1 is basically, you can see this is written here like desktop version. So desktop version means you can view on this on your laptop, on your PC, and version 2 is basically for both mobile and desktop. But desktop version can be read only in mobile with the support of WPS application or OneDrive application, and can be interacted by clicking each image. But I am suggesting you, all the students, that please use desktop version on your laptop or your PC, and you can also use the
application if you want to use on your mobile application. But I am suggesting please open mobile version in the mobile application and desktop version in the desktop, or you can say on your PC or your laptop. So our team has worked immensely hard to bring this to you. So please do share your valuable suggestions and feedback through comments, as well as it will boost us to create further such innovative initiatives. And please like this video, share this video, and subscribe this channel. And thank you all of you for watching this, and take care. Please comment us, and your valuable suggestions are basically very important for us, so that we can create further these type of initiatives. Thank you guys, take care, and bye bye.